हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम सामान्य जानकारी और हिंदी के जो है एक साथ कर रहे हैं और रीजनिंग के अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा। ठीक है भाई, इसके जो है 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और उसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ रिलेटेड जो है आपको सभी क्वेश्चनों से कुछ ना कुछ आपको हम जरूर बताते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले आप जीके जीएस सामान्य जानकारी के प्रश्न करेंगे, ठीक है, फिर हिंदी के। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न करें कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका, देखिए ये भी आपसे पूछा जाता है कि अनुसूची 8 में क्या है, तो आप बताएंगे भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो है 8 वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगर मूल संविधान में पूछे तो आपको 14 बताना है। ठीक है भाई, 14 बताना है मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो चुकी हैं भाई। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो है मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है सिंधी भाषा को मतलब 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो कौन सी भाषा 15वीं जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और वो कौन थी भाई, कब जोड़ी गई थी? ये 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जो है आपकी कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। इसके बाद देखिए 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो है 3 भाषाओं जिसे नमक कहते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, कौन सी भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आप नमक के शब्द से याद रखिएगा। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 में। और देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो है कुल कितनी जोड़ी भाषाएं जोड़ी? 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार आपके कुल 22 भाषाएं वर्तमान में है। ठीक है, ये ध्यान देखिए। अभी यूपीपी में, प्रेजेंट टाइम में यूपीपी में आपसे प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी भाषा जो है अनुसूची 8 में शामिल नहीं है, तो आप बताएंगे अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। लेटेस्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, 31 का फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी भाई? अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे सभी भाषाओं को याद रखना है, कब और भाषाएं जोड़ी गई हैं। कई बार आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पाकिस्तान शामिल है, जापान है, नाइजीरिया है, लेकिन कनाडा नहीं शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो कनाडा जो है भूमि क्षेत्र के हिसाब से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा देश विश्व में आप जानते हैं कौन सा है भाई? रूस है। ठीक है, रूस है, तो ये आपको आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको जनगणना से कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। देखिए नागालैंड की 0.5 माइनस में जो है वृद्धि दर रही, 0.58 भी कहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर 2011 में नागालैंड में हुई थी। आपसे पूछे कई बार, देखिए अभी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि यूपी पीसीएस में कि सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है। ये तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना। और जानते हैं कि चीन जो है जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक है, लेकिन अब जो है भारत जो है इसको पीछे छोड़ चुका है। ठीक है भाई, तो अभी जनगणना इनको करा लेना चाहिए, लेकिन आपके जो है 21 वाली जनगणना ये लोग पता नहीं कितना लेट किया, आपकी कराए नहीं। ठीक है, हर 10 वर्ष के बाद जानते ही जनगणना होती है भारत में, लेकिन अब की लेट हो गया। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 17.70% की 10 की वृद्धि। अगर पूछे कि 2011 में 10 की वृद्धि कितनी रही, तो कितना आप बताएंगे? 17
7%, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए, दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा जो है, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व भी है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे, और राज्यों में पूछे तो आप जानते हैं बिहार है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 88.01% है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साक्षरता दर कितनी है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा भारत की साक्षरता दर राज्यों में कहाँ है, तो आप बताएंगे केरल, ठीक है। केरल जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आपको बिहार जो है ध्यान रखिएगा, सबसे साक्षरता कहाँ कम है, बिहार में, सबसे ज़्यादा राज्यों में केरल, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है। ये किस पर जो है कवक जो है उग सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि ब्रेड पर, अचार पर, चमड़ा पर, कपड़ा पर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, कवक जो है एक क्या होता है, बहुकोशिकीय एवं गैर प्रकाश संश्लेषण पौधा है, या जो है ब्रेड, अचार, चमड़े और कपड़ों पर उग सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, इन चारों पर, ठीक है। ब्रेड पर भी, अचार पर भी, चमड़ा पर भी, कपड़ा पर, ठीक है। तो ये कैसा है, कवक जो है एक बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या जो है कम नमी और कम पीएच वातावरण में बढ़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन घाटी है जो स्पेस में स्थित है। तो आपको बताना है कि सिलिकॉन घाटी जो है किस देश में स्थित है। कहने पेरिस में, लंदन में, जोहान्सबर्ग में, या कैलिफोर्निया में। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 25 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलिफोर्निया, तो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए सिलिकॉन घाटी शब्द का पत्रकार डॉन हॉफलर द्वारा 1971 में रचा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, 2.4%, ठीक है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो 2.4%, ठीक है। राज्यों में आपसे पूछे तो जानते हैं राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, आइए देखते हैं 7 देश जो है आपको क्रम से पूछता है कभी कभी लगाने का, ठीक है। तो क्रम से आपको याद रखना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है जानते ही हैं 7वें स्थान पर है। ये क्रम से देखिए, सबसे बड़ा कौन है? रूस, ठीक है। कौन है भी? रूस है। फिर कौन सा देश है? कनाडा है, कनाडा है। फिर चीन है, ठीक है। कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर ब्राजील है। फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर कौन सा? फिर भारत, ठीक है। ये 7 आपको क्रम से ऐसे याद रखना है भी, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर इसके बाद भारत का स्थान है। तो ये आपको क्रम भी याद रखना, कभी कभी क्रम भी लगाने का आ सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जिस यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं आपको हम बतलाएंगे। कहें कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए, हर्षवर्धन के बारे में जानिए भी। हर्षवर्धन जो है गद्दी पर कब बैठे थे? ये 606 ईस्वी में जो है ये गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और इनका और एक नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन, शिलादित्य। पूछा जाता है किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे क्या भाई? क्या बताएंगे? हर्षवर्धन को, ठीक है। शिलादित्य के नाम से कौन जाना जाता है? हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी पूछा जाता है कि हर्ष ने अपनी राजधानी क्या बनाया था? तो कन्नौज बनाया था, ठीक है। कन्नौज, ठीक है। कन्नौज राजधानी बनाया था। और हर्षवर्धन और पुलकेशियन सेकंड के बीच जो है युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाता है, चीनी यात्री
हेन सॉन्ग, हेन सॉन्ग जो है ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा है। हेन सॉन्ग जो है किसके समय भारत आया था, तो ये भी हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने जो है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नाटकों की रचना स्वयं संस्कृत में इन्होंने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, कई बार पूछा गया है। प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद के रचनाकार कौन है, तो ये हर्ष स्वयं थे। ठीक है, ये इतना इनमें ध्यान रखना। आइए देखते हैं इस प्रश्न पर भाई, दरबारी कवि कौन थे, तो ये कौन थे, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो भाई बाण भट्ट थे। ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका, सी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए बाण भट्ट की रचना पूछता है, तो इन्होंने हर्ष के जीवन चरित्र पर हर्ष चरित्र लिखा है। पूछा जाता है हर्ष चरित्र किसने लिखा है, तो ये आप बताएंगे बाण भट्ट। और एक कादम्बरी, कई बार पूछा गया है कादम्बरी के लेखक कौन है, तो ये आप बताएंगे हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी तो ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो कादम्बरी के लेखक कौन है, ये बाण भट्ट है। तो इतना इसमें आपको ध्यान रखना है, यही आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है 2024 में कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की भी आयोजित किया। तो लोकसभा चुनाव जो है 18वीं थी, 18वीं हुई है, तो ये बताएं, आपसे पूछा गया है कि 2024 में 18वीं थी। ठीक है, तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे, तो कितने राज्यों में हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ, सिक्किम में हुआ था, और कहाँ हुआ था भाई, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, 4 राज्यों में हुआ था। अब इनके नाम, इनके मुख्यमंत्री भी याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री नए बने हैं, कौन बने हैं, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग याद रखिएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पेमा खांडू बने हैं। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उड़ीसा के कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी। ठीक है, ये चारों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नए बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व चुना गया है, तो आपका करंट का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये अरिंदम बागची को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, एस जयशंकर कौन है, ये आपको एस जयशंकर जो है, ये जो है जानते ही हैं, विदेश मंत्री हैं। ठीक है, विदेश मंत्री है। प्रदीप कुमार रावत कौन है, चीन भारत के क्या हैं, राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। और आपको रणधीर जायसवाल कौन है, ये विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता हैं। ठीक है, तो एस जयशंकर को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा चर्चित में रहते हैं। अभी बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा, बांग्लादेश में जो उपद्रव हुआ उसमें ये काफ़ी चर्चित है, क्योंकि ये विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्हों को विदेशियों के राजनीति के बारे में इन्हों की देखभाल करना रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चित है, इनको भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो आप जानते हैं भी कुल 4 जो हैं टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विंबलडन होता है। ठीक है, और कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है। ठीक है, और फ्रेंच। ठीक है, और यूएस। ठीक है, यूएस। ये 4 जो हैं टेनिस टूर्नामेंट हैं जो वर्ष में एक बार होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना, तो कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंबलडन। ठीक है, ये जो है सबसे पुराना टूर्नामेंट है टेनिस का। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, देखिए 1877 में हुई थी, 1877 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। और ये कहाँ, किस पर खेला जाता है, घास पर खेला जाता है। ठीक है, घास पर खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी भाई, ये जो है पहली बार जो है 1905 में की गई थी। ठीक है, वहीं फ्रेंच ओपन का 1891 में, और यूएस ओपन कब हुआ था शुरू, 1881 में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो पुराना सबसे आपको ध्यान रखना है, टी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि सुग्गी भारत के स्पेस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बताइए सुग्गी जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य। देखिए, ये लोक नृत्यों से प्रश्न, आपके 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये कर्नाटक का है भी। ठीक है, सुग्गी ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ जो है कर्नाटक के लोक नृत्य हैं, जैसे डोलू। ठीक है, डोलू है, डोलू
कुनीता है, डोलू कुनीता, ठीक है, डोलू कुनीता है। तोगालु गंबे, गंबे आता है। अरागा सॉरी करागा है, करागा है। बीरगासे है, काम साले है और गोरवारा कुनीता है। तो ये कुछ जो है कर्नाटक के लोक नृत्य है। देखिए आइए देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न बनता है कुल कितने हैं, 8 जो हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। ये आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है। कथकली, कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है। उड़ीसी, उड़ीसी कौन सी है, उड़ीसा की है, ठीक है। और मणिपुरी, मणिपुर का है। कथक, कथक जो है कहाँ का है, यूपी का है भाई, कथक जो है यूपी का है। और शास्त्रीय जो सबसे नया है वो असम का है, ठीक है, असम का है। तो ये आपको 8 जो है क्लासिकल डांस याद रखना है, कहाँ के हैं आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए कुचिपुड़ी को कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की है। पूड़ी कैसे पकी है भाई, पूड़ी जो है आधी पकी है, क्या है, आधी पकी है, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो कुचिपुड़ी को ऐसे याद रखना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और देखिए मोहिनी, मोहिनी को कैसे याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम को अगर भाई मोहिनी कोई लड़की है उसको करेला दोगे तो क्या होगा, कड़वा लगेगी, बिल्कुल नहीं खाएगी, कहेगी बेकार है। तो मोहिनी क्या करेगी, करेला थोड़ी खाएगी, तो करेला से केरल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, और सबको वैसे ही आप याद कर लेंगे, उनके राज्यों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगला आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है, ये आपको यहाँ बताना है भी, ठीक है। तो शपथ किस राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद कितना, 60 में दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 60 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप यहाँ पर बताते हैं। देखिए 123 में, 123 अनुच्छेद 123 में क्या ला सकते हैं भाई, अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकते हैं। और अनुच्छेद 52 में जानते हैं राष्ट्रपति है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस है देखिए अनुच्छेद 57 आपसे कई बार पूछा गया है, इसमें जो है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता बताया गया है, ठीक है। और 61 में महाभियोग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको 72 याद रखना है, अनुच्छेद 72 में क्षमा दान है। और राष्ट्रपति से संबंधित 352, 352, 356, 360, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को वर्णन है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। तो राष्ट्रपति से संबंधित यही आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक अनुच्छेद और याद रखिएगा 143, 143 क्या कहता है भाई, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इतने ज़्यादा अनुच्छेद रखना, ठीक। राष्ट्रपति बनने के लिए आप जानते हैं 35 वर्ष आयु होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है क्या जो है अपना एक उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1966 में की गई थी, ठीक है। और यहीं पे जो है आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या आपसे पूछे तो सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है भाई, तो उसकी मेंबर पूछे तो कितने हैं। देखिए एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 उसमें अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये आप कुल मिला के 34, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक ही जो है क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश और 33 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, T20 विश्व कप 2024 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो कितने लोगों ने लिया। तो देखिए ये कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था, ठीक है। और आपका 2026 में कहाँ होगा, मैंने बताया था, याद करिए, भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी, ठीक है। अब बताइए राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो ये 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें जानते हैं ये भारत जो है विजयी रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन IPL इतिहास में 8000 रन बनाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, तो IPL 2024 का विजेता कौन है, 2024 का विजेता कौन है, ये आप जानते होंगे, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता
नाइट राइडर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है तो किसने बनाया है भाई, तो विश्व का पहला बल्लेबाज है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कौन है भाई, विराट कोहली है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी ब्रांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, ये आपको यहाँ बताना है। कौन करता है भाई, आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी ब्रांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, खुला बाजार परिचालन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आरबीआई आया है, तो आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। देखिए कौन सा अधिनियम, 1934 का अधिनियम। और आपसे कई बार पूछा गया कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी, ये कोलकाता में हुई थी। इसका प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कहने कि रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। पहला नंबर तो ये किस राज्य में, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। ये भी पूछा जाता है कि बनवाया कौन था भाई, ये 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने, कौन बनवाया था, उदयमती ने सोलंकी राजवंश की थी। उदयमती ने अपने मृत पति भीमदेव प्रथम के, ठीक है, किसके, भीमदेव प्रथम के याद में बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना। तो किस नदी के किनारे, आइए प्रश्न पर चलते हैं भी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सरस्वती नदी पर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं के उद्भव की अनुमति दी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है भाई, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को पारित होने के समय मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और देखिए 1919 अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। पूछा जाता है किस अधिनियम द्वारा जो है द्वैध शासन लागू हुआ, तो ये प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था। तो इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई, ठीक है। और समाप्त कब किया गया, ये 1935 में, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका। अगला कहने की पहली बार 1965 में कोशिकाओं को कार्क में द्वारा देखा गया था, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। पहली बार जो है 1665 में जो कोशिकाओं को कार्क में द्वारा देखा गया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो है कार्क की पतली जो है स्लाइस की संरचना का निरीक्षण करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया और देखा कि यह छोटे खोखले कक्षों से बना था, जिसे उन्होंने कोशिकाएं नाम दिया, ठीक है। ये थियोफ्रेस्टस कौन है भाई, ये जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है, ठीक है। और एडवर्ड जेन्नर जो है एक ब्रिटिश चिकित्सक और वैज्ञानिक थे जो चेचक के टीके के खोज हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा कई बार गया भाई, चेचक, ठीक है। चेचक जानते हैं आप बीमारी है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेन्नर ने, ठीक है। और एंटोनी वान लुएन हॉक ने क्या किसकी खोज की थी भाई, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है इन्हें, ठीक है। आइए देखते हैं, आखिरी प्रश्न है जीएस के, फिर हिंदी के करेंगे। कहने की गैर नृत्य राजस्थान के स्पेस समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भील। तो जानते हैं भील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान देना है कि राजस्थान के जो हैं कुछ जो हैं
महत्वपूर्ण जो है नित्य आपसे पूछा। देखिए काल बेलिया कई बार आपसे पूछा गया है, यही एसएससी में। काल बेलिया ये कहाँ का नृत्य है, तो ये बताएंगे राजस्थान का। ठीक है, पनियारी, ठीक है, पनियारी, भवाई, ठीक है, भवाई, शंकरिया, ठीक है, शंकरिया, ये नृत्य जो है आपको ध्यान रखना है राजस्थान के। ठीक है, और घूमर तो जानते हैं, घूमर भी कई बार पूछा गया है, घूमर भी याद रखना है। ठीक है, गवरी, ठीक है, ये जो है आपको कुछ जो है लोक नृत्य इंपॉर्टेंस है। काल बेलिया जरूर याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में आया है, और घूमर। ठीक है, चलिए तो ये आपके हो गए जीएस के। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रश्न। ठीक है, हिंदी के प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए भाई, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। आपको यहाँ पर अर्थ बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है किसका अर्थ ये रेखांकित है। कह रहे हैं व्यक्ति के जीवन में ये सम का और ये सम का। ठीक है, देखिए सा में अंतर है, सीटी वाला सा, साधारण सा में होना अति आवश्यक है। इनका जो है क्या बताना है, शब्दों के अर्थ बताना है एकार्थी। देखिए जैसे शब्द जो बोलने चालने में तो एकदम एक समान होते हैं, लेकिन उनके जो है अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बतलाना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहले वाले ये सम का अर्थ है शांति, और ये सम का अर्थ है क्या, समान। राइट आंसर ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने कि कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, यहाँ देखना है उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ समय उपरांत। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द, तो इसका सार्थक शब्द क्या होगा, कुछ समय पहले होना चाहिए। ठीक है, कुछ समय पहले होना चाहिए, ना कि कुछ समय उपरांत। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं। कहने कि मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, तो ये किस भाग में अशुद्ध है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे संबंध अशुद्धि है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीखना है में अशुद्धि है। तो शुद्ध क्या होगा, बहुत बातें, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। ठीक है, क्या होना चाहिए, सीखनी होना चाहिए। ठीक है, सीखनी होना चाहिए, सीखना नहीं। ठीक है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन डी में देखिए ये वाक्य दिया रहेगा, इसको तोड़कर 4 ऑप्शन बनाया जाएगा, इसी में आपको बताना है किस भाग में अशुद्धि है। ठीक है, तो डी नंबर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना नहीं होगा, सीखनी है होगा। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे अभी बहुत बातें जो हैं सीखनी है होगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखना है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो सही ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता यहाँ आ रही है, तो यहाँ मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है, तो देखिए क्रिया विशेषण राइट आंसर हो जाएगा वह अब धीरे, देखिए धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछा जाएगा, धीरे धीरे में कौन सी क्रिया विशेषण, तो आप बताएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वह धीरे धीरे चलेगा, इसमें जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने कि अब अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, उपयुक्त वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरित क्या होगा, तो इसको जो है ये अपूर्ण वर्तमान काल है, इसको सामान्य भविष्य काल में इस वाक्य को बदलना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभ्युदय जो है पाठशाला जाएगा, वही साधारण जाएगा गागी। ठीक है, जयेश ने खाना खाया, ये बताना उपयुक्त वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको जयेश ने खाना खाया, ठीक है, भूतकाल को आपको बताना है अपूर्ण वर्तमान काल में से बदलना है।
राइट आंसर ये आपका ए हो जाएगा, जायज़ खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाए, जिसमें अपूर्ण वर्तमान काल जानते हैं जिसमें कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है वर्तमान में। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि धरती माता की पूजा करनी चाहिए। देखिए धरती, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। तो धरती का पर्यायवाची आपको चुनना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसुधा। ठीक है, वसुधा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वसुधा माने आप जानते हैं पृथ्वी होता है। ठीक है, तो इसका और धरा भी होता है। ठीक है, धरा पर्यायवाची होता है पृथ्वी का, भूमि होता है। ठीक है, भूमि होता है, पृथु होता है। ठीक है, रत्नावली भी होता है। ठीक है, रत्नावली ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। ठीक है, तनया किसका पर्यायवाची है? ये तनया जो है बेटी का है, पुत्री का है। ठीक है, बेटी का है। सुता का है, सुता भी होता है। ठीक है, सुता, तनुजा, तनुजा, आत्मजा, दुहिता। ठीक है, ये जो है दुहिता भी आपसे पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है, तो बेटी का, तनया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। दारा, दारा किसका पर्यायवाची है? ये पत्नी का है। ठीक है, दारा सिंह। ठीक है, दारा जो है किसकी पर्यायवाची है? पत्नी का। ठीक है, और जान देखिए अर्धांगिनी भी कहते हैं, वामागिनी भी कहते हैं, गृहिणी भी कहते हैं। ठीक है, बीवी भी कहते हैं। तो ये जो है दारा जो है पत्नी का पर्यायवाची है। ठीक है, ये धिया किसका पर्यायवाची है? ये आत्मजा का है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि विकल्पों में से दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द में सही पर्यायवाची का वर्णन किया गया है? मछली का आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन होता है, मीन होता है, मत्स्य होता है। ठीक है, जल जीवन होता है, सफरी कई बार पूछा गया, सफरी किसका पर्यायवाची है? बताएंगे मछली का। ठीक है, मछली का। तो यहाँ पे आपका कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य जल में रहती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है जी चुखाना है? ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर, छाती पर मूंग डालना। ठीक है, तो जी दुखाना है। ठीक है, जी दुखाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छाती पर मूंग दलना। ठीक है, छाती पर मूंग दलना सही होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आकाश से गिरा जमीन पर अटका। तो भाई जमीन गिरा खजूर, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 71 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मुहावरा रेखांकित अंश के स्थान पर आप क्या भरेंगे? तो खजूर भरेंगे ना, आपने पढ़ा होगा आकाश से गिरा खजूर पर अटका, सही होगा। आइए देखते हैं, करें मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य क्या होगा? तो सरल वाक्य आपको इसको बनाना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। ये जो है आपका मिश्र वाक्य का सरल रूप हो जाएगा, डी नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? करें मोक्ष की इच्छा रखने वाला को लिए एक शब्द क्या होगा भाई? यहाँ पे मुमुक्ष होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अज्ञेय किसे कहते हैं? जो जाना ना जा सके। जितेंद्री इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, और उधरगामी क्या होता है? ऊपर की ओर जाने वाला। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुने। ठीक है, यहाँ पे सार्थक शब्द करें ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो किंवदंती कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आक्षेप का अर्थ क्या होता है? दोष लगाना। स्मरणीय का अर्थ क्या होता है? स्मरण कराने योग्य। अतिवृष्टि माने आवश्यकता से अधिक वर्षा। अतिवृष्टि मतलब आवश्यकता से अधिक वर्षा। आइए देखते हैं अगला है, जिसके 2 पद हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो भाई जिसके 2 पैर हैं तो उसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उसे द्विपद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। द्वापर किसे कहते हैं? द्वापर त्रेता एवं कलयुग के मध्य युग को द्वापर कहते हैं। ठीक है, द्विज कहते हैं किसे? जिसके 2 बार जन्म लिया हो, जिसने 2 बार जन्म लिया है। चतुष्पद आप जानते हैं 4 पैरों वाला। ठीक है, अब जो है आपको ये गद्यांश है। ठीक है, तो ये आप अपने से करिएगा भाई। ठीक है, ये आप छोटा गद्यांश है, आप कर लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा इसको। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं आपको,
ये आपको करना है, ठीक है। बहुत ही छोटा है जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो भाई, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं। देखिए, ये छठा था, अब आपका 7वां प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।